तो आज का जो टॉपिक है वो है कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो। तो आजकल आप देख ही रहे हैं कि 90% डिलीवरी केसेस जो होते हैं वो सिजेरियन होते हैं। कई बार डॉक्टर्स जानबूझकर भी सिजेरियन कर देते हैं। ख़ास तौर से हमारे इंडिया पाकिस्तान जैसे मुल्कों में लोग इसीलिए बड़े डॉक्टर्स के पास जाने से घबराते हैं कि वो अक्सर पैसा कमाने के लिए ज़रूरत ना होने पर भी ज़बरदस्ती ऑपरेशन कर देते हैं, जिससे कि उनका बिल ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। और इसके लिए वो कई बार झूठ भी बोलते हैं, जैसे कि कभी कहेंगे कि बच्चे की जान को ख़तरा है या कोई और बहाना, या कई बार तो डिलीवरी का टाइम ही गलत बता देती हैं। दर्द शुरू भी नहीं हो पाते और वो कह देती हैं कि बच्चा नॉर्मल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चा अपना एक जो उसका मखसूस टाइम होता है उसी पर ही बाहर आता है, उससे पहले नहीं। तो अगर आप थोड़ी सी यहाँ पर समझदारी से काम लें तो फिर आप इस प्रॉब्लम से बहुत आराम से बाहर निकल सकते हैं। जैसे कि जो बातें मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, अगर आप उन पर अमल करती हैं तो बहुत इम्कान है कि आपका जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो और बच्चा आसानी से नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हो। क्योंकि कई बार ऑपरेशन के बाद औरतों में बहुत ज़्यादा जो है कमज़ोरी आ जाती है और दूसरी परेशानियां भी होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक फुल टर्म प्रेगनेंसी कितने दिन की होती है। तो एक फुल टर्म यानी कि पूरी मैच्योर प्रेगनेंसी जो होती है वो होती है 40 हफ्ते या 280 दिन की। तो अगर आप 37 हफ्ते से पहले अगर आपका बच्चा पैदा हो गया है, 37 वीक से पहले पैदा हो गया है, तो उसे प्री मैच्योर बेबी कहते हैं। कभी कभी 28 हफ्ते 28 हफ्ते जो होते हैं उसमें भी पैदाइश हो जाती है। और इस तरह के जो प्रीमैच्योर बच्चे होते हैं काफ़ी कमज़ोर होते हैं। और अगर इस तरह के प्री मैच्योर बच्चों को माँ का दूध ना मिले तो उनका बच पाना कई बार मुश्किल भी हो जाता है। वैसे तो हर एक बच्चे के लिए और ख़ास तौर से प्री मैच्योर बच्चों के लिए तो माँ का दूध बहुत ज़रूरी होता है। तो सिजेरियन या ऑपरेशन होने की एक वजह हाई इंसुलिन भी है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपका इंसुलिन हाई रहता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा इम्कान होते हैं कि आपका बच्चा जो है वो सिजेरियन यानी कि ऑपरेशन से हो। पुराने ज़माने में कई बार औरतें डिलीवरी के दौरान मर जाती थीं, क्योंकि प्रेगनेंसी के पीरियड में हाई कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेने की वजह से इंसुलिन हाई रहता होगा और लोग हॉस्पिटल भी नहीं जाते थे। ज़्यादातर हॉस्पिटल की फैसिलिटी जो थी भी नहीं उस टाइम। इस तरह से हर जगह गली नुक्कड़ पे उस टाइम हॉस्पिटल नहीं थे कि ऑपरेशन करके बच्चे और माँ को बचा लिया जाए। और पहले इस तरह के हॉस्पिटल होते भी नहीं थे, तो बच्चा डिलीवर नहीं हो पाता था और कई बार माँ और बच्चा दोनों या कई बार दोनों में से एक मर जाता था। देखो, इस बात को जहन में अच्छी तरह से बिठा लो कि अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान अच्छे से खाओ पियोगे और कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर कम लेते हो तो और प्रेगनेंसी के दौरान आपका इंसुलिन हाई नहीं था और आपने अपनी डाइट में सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स थोड़ी क्वांटिटी में लिए हैं और हाई क्वांटिटी फैट और प्रोटीन रखा है, तो 90% चांसेस हैं कि आपकी डिलीवरी जो है आसान हो और नॉर्मल डिलीवरी हो। मगर अगर आप अपने प्रेगनेंसी के दौरान खूब सारा कार्बोहाइड्रेट और वेजिटेबल ऑयल आपने खाया है तो 90% चांसेस हैं कि आपका ऑपरेशन होगा ही। और अगर आप नॉर्मल डिलीवरी किसी तरह से हो भी जाती है आपकी, तो बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होगी और टाइम भी उसमें ज़्यादा लगेगा। जैसे कभी कभी आप सुनते ही होंगे कि किसी किसी की डिलीवरी होने में 2-3 दिन भी लग जाते हैं। तो इन सभी तकलीफ़ों के पीछे वजह जो होती है वो हाई इंसुलिन ही होती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपका इंसुलिन हाई रहता है तो फिर आपको डिलीवरी के बाद बच्चा पैदा होने के बाद आपको दूध भी नहीं बनेगा, या तो बहुत कम बनेगा या बनेगा ही नहीं।
तो सबसे पहले तो अगर आप चाहती हैं कि आपकी डिलीवरी बिना ज़्यादा परेशानी के और नॉर्मल डिलीवरी हो, तो आपको चाहिए आपका इंसुलिन प्रेगनेंसी के दौरान लो रहे। ज़रूरी नहीं है कि आपको डायबिटीज़ डिटेक्ट होगी तभी आपका इंसुलिन हाई होगा। तो कई बार इंसुलिन हाई होता है और आपको ब्लड में शुगर डिटेक्ट नहीं होती। आपकी जो ब्लड में शुगर होती है वो जब चेक करते हैं तो नॉर्मल ही आती है। तो अगर आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है और फिर आप बीजों का तेल ले रहे हैं, ये जो वेजिटेबल ऑयल के नाम पे आपको बीजों का तेल और डीजल जो खिलाया जा रहा है, तो फिर आपका इंसुलिन हाई होगा ही। और इंसुलिन हाई अगर लगातार प्रेगनेंसी के दौरान आपका बना रहता है तो एक तो आपकी डिलीवरी में काफ़ी पेन हो सकता है, बहुत इम्कान है कि आपका ऑपरेशन भी हो जाए। इसके साथ साथ बच्चे के लिए भी नुकसानदेह है। हाई इंसुलिन की वजह से बच्चे का ब्रेन भी डैमेज हो सकता है। फिर कई बार बच्चा वक्त से पहले पैदा हो सकता है, जिन्हें प्री मैच्योर बेबी कहते हैं। या कई बार बच्चे का वज़न ज़्यादा हो सकता है। एक नॉर्मल हेल्दी बच्चे का वज़न पैदाइश की वक्त 2.5 से 3 किलो होना चाहिए। कई बार डायबिटीज़ या हाई इंसुलिन की वजह से बच्चा पेट में काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो भी नॉर्मल डिलीवरी में आपकी परेशानी होती है। और कई बार बच्चे को पैदा होने के बाद कुछ हफ्तों में एक्जिमा जैसी स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत सी परेशानियां माँ और नए पैदा हुए बच्चे को हो सकती हैं अगर आपका इंसुलिन प्रेगनेंसी के दौरान हाई रहता है। के अलावा अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपका इंसुलिन हाई रहता है तो डिलीवरी के बाद आपका दूध भी या तो बहुत कम बनेगा या फिर बनेगा ही नहीं। तो ये एक बड़ी परेशानी भी आ सकती है। तो यहाँ तक आपने समझ ही लिया होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान इंसुलिन कंट्रोल में रहना कितना ज़रूरी है। तो प्रेगनेंसी के लिए बेस्ट डाइट है वेट लॉस डाइट प्लान 2 में, जैसे मैंने बताई है। अगर आपके यहाँ मौसम ख़राब है या दोपहर में सलाद नहीं खाना चाहते हैं तो सलाद स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार कच्ची सब्जी जो होती है खाने से गैस करती है और इन्फ्लेमेशन भी होता है कच्ची सब्जी से। और कई बार कुछ सब्जियों में एंटी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो कि दूसरे जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम करते हैं उनके लिए। तो सब्जी खाने का बेस्ट जो तरीका होता है वो होता है उसे पका कर खाना। तो आप पकी हुई या भाप लगी हुई सब्जी आराम से खा सकते हैं। और अगर आपके यहाँ धूप अच्छी है, काफ़ी तेज़ धूप है, तो आप थोड़ी क्वांटिटी में एक बोल में दोपहर के टाइम कच्ची सलाद भी खा सकते हैं। वैसे मैं यही कहूँगी कि कच्ची की जगह अगर आप भाप लगी हुई या फिर पकी हुई सब्जी खाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और कच्ची सब्जी जो होती है वो अगर आपको गैस बनेगी आपके अंदर तो फिर आपके बच्चे को भी, आपके पेट में जो बच्चा है उसे भी प्रॉब्लम होगी। बच्चा बहुत ज़्यादा घूमेगा और उसे प्रॉब्लम होगी बच्चे को। तो सब्जी खाने का जो बेहतर तरीका होता है वो होता है पका कर खाना। कुछ सब्जियां जैसे कि खीरा ककड़ी है वो आप बहुत ज़्यादा जब सीज़न में होती है, गर्मी के सीज़न में, तो आप दोपहर के टाइम खा सकते हो थोड़ी क्वांटिटी में। तो इंसुलिन कंट्रोल करने के लिए बेस्ट डाइट है हाई फैट, हाई प्रोटीन और लो कार्बोहाइड्रेट। आप सुबह में 400 से 500 ग्राम तक सीजनल फ्रूट्स भी ले सकते हो ताकि आपको रिफ्रेशमेंट भी मिले और कब्ज या कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम भी आपको ना आए। वैसे जब आप फैट या चर्बी अच्छे मिकदार में खाते हो तो कब्ज या कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होता है, क्योंकि कब्ज या कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए सैचुरेटेड फैट यानी कि चर्बी या मक्खन या घी खाना ज़रूरी है, ना कि बहुत ज़्यादा फाइबर। तो आप अपने खाने में चर्बी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा वो नमकीन मक्खन होता है, सॉल्टेड बटर, वो आपको अगर बीच में भूख लगती है तो आप थोड़े सा वो खा सकते हो। वो आपका सेटिस्फेक्शन भी देगा, आपका पेट भी भरेगा और आपको उससे एनर्जी भी मिलेगी और आपको फ़ायदा भी उससे बहुत ज़्यादा मिलने वाला है।
और ये जो सॉल्टेड या नमकीन मक्खन होता है, बटर, सॉल्टेड बटर, ये आप किसी भी टाइम खा सकते हो। ख़ास तौर से अगर रात के खाने के बाद अगर आप खाते हो, या रात के शाम में अगर आपको भूख थोड़ी सी लगती है तो आप खा लेते हो रात में, तो फिर वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, क्योंकि रात में जब आप सो जाते हो तो आपकी बॉडी को काम करने के लिए फ़ैट की ज़रूरत होती है। तो अगर आप शाम में या रात में, एक तो आप रात में जो खाना खा रहे हो उसमें भी फैट की क्वांटिटी अच्छी होना चाहिए, और फैट आप मतलब खाने के बाद भी अगर आपको थोड़ी सी स्नैकिंग का दिल चाहता है तो बेस्ट होता है रात के टाइम आप वो बटर जो है, सॉल्ट वाला बटर, वो खा लें। अगर आप इस तरह से करते हैं तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा, और आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके लिए भी बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा आपके खाने में आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए 1 टीस्पून, 1 टीस्पून सी कैल्प, आप पाउडर जो है सी कैल्प किसी भी तरह से ले लें, आपको कैप्सूल चाहे कैप्सूल ले लें एक, वरना जो पाउडर फॉर्म होती है वो एक सस्ता उपाय होता है। 1 टीस्पून या ½ टेबल स्पून आप लेके थोड़े से 50 या 100 ml पानी में उसको घोल के और पी जाइए। इजीली पी लेंगे आप, बहुत मतलब थोड़ा सा फिशी टेस्ट होता है मगर पी लिया जाता है, आराम से आप पी लोगे उसको। तो इस तरह से आप सी कैल्प ले सकते हो, क्योंकि सी कैल्प जो होता है वो आयोडीन का बहुत रिच सोर्स होता है। बहुत थोड़ी सी आपको पूरे दिन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। या फिर अगर आपको नॉरी शीट्स जो होती हैं वो अगर आपको मिल पाए तो वो भी आप ले सकते हो, 1 या 2 शीट, एक काफ़ी होती है वैसे। के अलावा समंदर में मिलने वाली जितनी भी ग़िज़ाएँ होती हैं, जैसे कि मछली, समुद्री मछली हो गई, या फिर प्रॉन या झींगा हो गया, वो भी आयोडीन का अच्छा सोर्स होती हैं। और अगर आपको कुछ भी इनमें से नहीं मिल पाता है, सी कैल्प भी नहीं मिल पाती है और ये मछली झींगा भी नहीं, वैसे तो मिल जाता है खैर, लेकिन बाई चांस अगर नहीं मिल पा रहा है तो फिर आप जो कॉन्सनट्रेटेड आयोडाइन होता है, आपको केमिस्ट के यहाँ मिल जाएगा आराम से, तो वो आप ले सकते हो, वरना डॉक्टर से भी कह सकते हो लिख दे अगर, वरना आप केमिस्ट से बोलोगे अच्छी क्वालिटी का खाने वाला जो आयोडीन होता है कॉन्सनट्रेटेड वो दे दे, तो उसमें आप 1 बूंद जो होती है, 1 बूंद 50 या 100 ml पानी में उसको घोलो और पी जाओ। इसके अलावा आप गोश्त खाओगे तो गोश्त में भी थोड़ा बहुत आयोडाइन मिल जाता है, बीफ या जो भी आप गोश्त खाते हो, क्योंकि मसल्स में जानवर भी स्टोर करके थोड़ा सा रखते हैं आयोडाइन। आयोडाइन की ज़रूरत हर एक सेल को होती है बॉडी के। तो आयोडाइन जब आप लेते हो तो इससे आपका जो बच्चे का दिमाग जो है वो अच्छी तरह बनेगा, और इंशाल्लाह बच्चे को कोई दिमागी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा आयोडाइन अगर दूध पिलाने वाली जो माएँ हैं डिलीवरी के बाद वो जो लेती हैं, तो एक तो उनका दूध अच्छी क्वालिटी का बनता है, और आपके बच्चे का दिमाग भी बहुत तेज़ होता है, क्योंकि आप जो आयोडाइन ले रही हो वो आपके दूध के ज़रिए आपके बच्चे को भी मिलता है। इसके अलावा अगर दूध आप जब पिलाती हो बच्चे को, उस दौरान अगर आप आयोडाइन लेती हो तो फिर आपका दूध जो है वो अच्छी क्वांटिटी में भी बनेगा। आप ब्रेस्ट फीड के दौरान अगर आप अपने बच्चे को दूध पिला रही हो तो आपके ग़िज़ा में एक तो फैट होना चाहिए अच्छी क्वांटिटी में, चर्बी, फैट का मतलब चर्बी, दूसरा आयोडाइन, और तीसरा हो गया प्रोटीन। ये अच्छी क्वांटिटी में आपको लेना चाहिए, जिससे कि आपका दूध एक तो अच्छी क्वांटिटी में बने, मतलब खूब बने, जिससे बच्चे का पेट भर जाए, और उसके अलावा उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी दूध की। तो ये हो गई दूसरी चीज़ कि आपको अपने खाने में प्रेगनेंसी के दौरान भी और डिलीवरी के बाद भी आयोडाइन का सप्लीमेंट होना चाहिए, जिससे कि आपको नॉर्मल डिलीवरी में भी मदद मिलेगी। क्योंकि आयोडाइन जो होता है वो मैं आपको हर बार ही बताती हूँ कि आयोडाइन और फैट जो होता है, चर्बी, वो जब आप खाते हैं तो आपके ग्लैंड्स ठीक से काम करते हैं, आपके अंदर हार्मोन ठीक से रिलीज़ होते हैं, और हार्मोन्स का अगर कोई डिसबैलेंस हो गया है तो वो भी ठीक होता है। तो अगर आपको हार्मोन्स ठीक से बनेंगे आपके अंदर, क्योंकि हार्मोन का चेंज बहुत ज़्यादा होता है इस दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान,
बॉडी बिल्कुल अलग तरह से काम करती है। हार्मोनल डिसबैलेंस कई बार हो जाता है। इसी वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से ही कई बार थायराइड डिटेक्ट हो जाता है इसमें प्रेगनेंसी के दौरान। तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा पहली बात तो होगा ही नहीं अगर आप आयोडाइन लोगे अपने खाने में। और अगर बाई चांस हो भी गया है तो उससे आपको अगर थोड़ा बहुत, पहली बात तो आप अगर ठीक से डाइट फॉलो करोगे, हाई फैट हाई प्रोटीन आपकी डाइट होगी, तो आपको इतना ज़्यादा आपका थायराइड अगर आपको डिटेक्ट हो भी गया है तो आपको परेशान करने वाला नहीं है वो, ना तो आपको ना ही आपके बच्चे को। और अगर थोड़ा सा बढ़ा हुआ भी रहता है तो भी आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, वो आपका सब सही हो जाएगा डिलीवरी के बाद। तो जब आपके हार्मोन्स जो हैं वो कंट्रोल में रहेंगे, सही रहेंगे, तो फिर आपका इंसुलिन जो है वो भी नेचुरली ठीक होगा और मतलब लो रहेगा, ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। आपको ये डायबिटीज़ या प्री डायबिटिक कंडीशन है वो, उससे भी आप बाहर निकल आओगे। इसके अलावा तीसरी बात जो है वो ये है कि आप बड़े बड़े डॉक्टर्स के चक्कर में ना पड़ें, ख़ास तौर से अगर आप इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश में रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स का मकसद जो होता है वो सिर्फ पैसा कमाना होता है। मरीज़ का क्या हो रहा है इससे उनका कोई मतलब नहीं होता है। और सरकारी डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी सरकारी हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर होते हैं वो अपनी ड्यूटी को करना ही नहीं चाहते हैं। उनकी एक हराम खो सरकारी नौकरी जो करते हैं उनकी हराम खोरी करने की आदत बन चुकी होती है। वहाँ का सिस्टम ही ऐसा है तो क्या किया जाए। तो डिलीवरी के लिए अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो बहुत इम्कान है कि आपका ऑपरेशन कर दें, क्योंकि देखो कई बार गलत खान पान की वजह से, जैसे आप प्रोटीन और फैट कम ले रहे हो और कार्बोहाइड्रेट या शुगर या और वेजिटेबल ऑयल्स ज़्यादा ले रहे हो, तो आपका इंसुलिन हाई होगा ही और उस वजह से आपको डिलीवरी के वक्त परेशानी आ सकती है। यहाँ एक बात और बताती चलती हूँ कि हाई इंसुलिन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको डायबिटीज़ हो ही। आप ब्लड में शुगर डिटेक्ट होने से कोई 10-15 साल पहले ही हाई इंसुलिन का खेल शुरू हो चुका होता है। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए डायबिटीज़ क्यों और कैसे वीडियो ज़रूर देखें। तो कई बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर भी कोशिश करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, मगर आपके अंदर उतनी ताकत ही नहीं होती है कि आप इतना जो दर्द है वो झेल पाएँ। और प्रेगनेंसी के दौरान इंसुलिन हाई रहने की वजह से आपके अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि आप उतना प्रेशर बर्दाश्त कर सको। असल में अगर आप अपनी डाइट प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी रखते हो, जिसमें जैसे कि मैंने वेट लॉस डाइट प्लान 2 में बताया है, तो आपके अंदर ना तो न्यूट्रिशन की कमी होगी और अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन और फैट लेने से आपके अंदर ताकत भी भरपूर होगी इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। असल में आपको कुछ भी नहीं करना होता है डिलीवरी के दौरान, सब कुछ आपकी बॉडी और बच्चा खुद ही करता है। बच्चा खुद ही जोर लगाता है और बाहर आने के लिए। अगर आपके मसल्स में इतनी ताकत नहीं होती है कि आप उसका सपोर्ट कर सकें, तो कई बार इस वजह से भी ऑपरेशन करना पड़ जाता है। आपने देखा ही होगा कभी कभी डॉक्टर भी 1-2 दिन तक इंतज़ार भी कर लेते हैं कि डिलीवरी नॉर्मल हो जाए, मगर आखिर में ऑपरेशन करना ही पड़ जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में बच्चे को बाहर धकेलने की ताकत नहीं है। और इसकी बहुत बड़ी वजह गलत खान पान और हाई इंसुलिन होता है। असल में तो बच्चे की पैदाइश में इतना टाइम लगता ही नहीं है। दर्द शुरू होने के ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे में डिलीवरी हो जानी चाहिए, वो भी आसानी से। और कई बार डॉक्टर्स पैसा कमाने के लिए भी ज़बरदस्ती ऑपरेशन कर देते हैं, जैसे कई बार वक्त से पहले ही डिलीवरी कराने की कोशिश करते हैं। अब आपको क्योंकि कुछ पता नहीं होता है तो कि दर्द किस तरह से स्टार्ट होते हैं और कितने दर्दों के बाद आपका बच्चा जो है वो पैदा हो सकता है, आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है और आपके डॉक्टर को सब कुछ मालूम होता है। तो
तो आपके डॉक्टर को सब कुछ मालूम होता है कि दर्द कब स्टार्ट होंगे और डिलीवरी की टाइमिंग क्या होगी, तो वो कई बार वक्त से पहले भी डिलीवरी कराने की कोशिश करती हैं और इस तरह की कोशिश का बहाना करके कहती हैं कि कुछ घंटे कोशिश कराने के बाद ये कह देती हैं कि अब टाइम ऊपर हो गया है और ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। ऐसा कई बार होता है, तो आप कोशिश करें कि किसी अच्छी नर्स से आप कांटेक्ट कर लें जो आपकी डिलीवरी करा सके। उसे आप अच्छे पैसे दें ताकि वो भी खुश हो जाए और आपका काम भी हो जाए अच्छी तरह से। वैसे तो अगर आप किसी अच्छी नर्स के टच में रहोगे तो वो आपकी टाइम टू टाइम आपको गाइड करती ही रहेगी, पर आपको भी पता होना चाहिए कि डिलीवरी का टाइम कब होता है और हर एक माँ को, बेटी की माँ को ज़रूर ये नॉलेज अपने बेटियों को देनी चाहिए, मगर कई बार माँओं को ही नहीं मालूम होता है। तो देखो बच्चा जो है पेट में ठीक से ग्रोथ कर रहा है या नहीं, इसके लिए एक ही इंडिकेशन होता है कि बच्चा क्या मूवमेंट कर रहा है। तो पेट में बच्चे का मूवमेंट शुरू हो सकता है 3 से 5 महीने के दौरान और 5 महीने के बाद तो अच्छी तरह से मूवमेंट होने लगता है। आपको खूब अच्छी तरह से महसूस होता है कि बच्चा कभी इधर घूम रहा है, कभी उधर घूम रहा है, कभी लात मार रहा है, वगैरह वगैरह। तो 5 महीने के बाद आप बच्चे में क्लियर मूवमेंट महसूस करने लगते हो और एक हेल्दी बच्चा हर महीने अपने मूवमेंट बढ़ाता है। जैसे शुरू में कम महसूस होता है, मगर 8-9 महीने के बाद, 8वें और 9वें महीने के बाद तो जो है रोज़ ही और दिन में कई कई बार आपको महसूस होना चाहिए कि बच्चे जो है वो कुछ हलचल कर रहा है। तो एक हेल्दी बच्चा डिलीवरी के आखिरी दिन तक मूवमेंट करता है। तो अगर कभी भी ख़ास तौर से आखिरी महीनों में आखिरी के जो हफ्ते होते हैं उनमें अगर आपको बिल्कुल ही हलचल महसूस नहीं हो रही है, बच्चा बिल्कुल ही खामोश बैठ गया, आपको कोई मूवमेंट महसूस नहीं हो रहे हैं, बच्चे के मूवमेंट रुक गए हैं, तो हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो। जैसे कभी कभी बच्चे का सिर जो है वो नाल में फंस जाता है या कभी कभी बच्चा उल्टा हो जाता है, तो आप जो है वो अपनी नर्स को फौरन बताएं अगर ऐसा है। वैसे तो एक्सपीरियंस्ड नर्स जो होती है पेट पर हाथ रखते ही बता देती है कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो अगर इस तरह की आपको कुछ लग रहा है कि बच्चे के मूवमेंट कम है या रुक गए हैं, तो आप आखिरी महीने में अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं और अपनी नर्स या अगर किसी डॉक्टर के आप कांटेक्ट में हो तो उससे भी आप पूछ सकते हो इस बारे में, जिससे कि आपको भी तसल्ली हो जाएगी। तो अगर बच्चे के मूवमेंट अच्छे हैं तो आपको डिलीवरी का टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा, बच्चा जल्दी ही बाहर आ जाएगा। बड़े बड़े 4-5 दर्द होंगे आपको और आपका जो डिलीवरी हो जाएगी, बच्चा बाहर आ जाएगा 4-5 दर्दों में। वो बहुत पेनफुल होते हैं, 4-5 ही होते हैं लास्ट टाइम पे। अच्छा, अब आपको खुद भी इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको पता चल पाए कि अब डिलीवरी का टाइम आ चुका है या नहीं। तो नर्स या डॉक्टर आपको कैलकुलेट करके बता ही देगी कि आपका डिलीवरी का डेट क्या होगा, वरना आप खुद जब आपका लास्ट पीरियड आया हो तब से लेकर 40 यानी कि 40 वीक 40 हफ्ते कैलकुलेट कर ले। जिस दिन 40 हफ्ते पूरे होंगे उसी दिन आपकी डिलीवरी का दिन होगा। उससे 1 या 2 हफ्ते पहले भी डिलीवरी हो सकती है, उसमें भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वैसे ज़्यादातर अगर सब कुछ ठीक है तो फिर उसी दिन या फिर उससे 1 या 2 दिन आगे पीछे की डेट हो सकती है पैदाइश की। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आज के दिन पैदाइश होगी? तो एक तो आप दिनों का ध्यान रखें, जैसे ही 38 हफ्ते आपके गुजर जाएं तो फिर आप ध्यान रखें कि किसी भी दिन पैदाइश हो सकती है 38 हफ्ते के बाद। तो 38 हफ्ते यानी कि 38 वीक्स के बाद आपको ध्यान रखना है कि किसी भी दिन आपका जो है बच्चे की पैदाइश का दिन हो सकता है।
तो जिस दिन पैदाइश का दिन होता है उस दिन आपको दर्द आने से कुछ घंटे पहले हल्की सी ब्लीडिंग या फिर आपके वजाइना से पानी आ सकता है। तो बेहतर है आप टिश्यू यूज़ करें पेशाब करते वक्त, और पेशाब आने के बाद टिश्यू ज़रूर चेक करें कि कोई हल्का सा लिक्विड या ब्लीडिंग का धब्बा तो नहीं आ रहा है। अगर टिश्यू पर थोड़ा सा धब्बा हर बार पेशाब करने के दौरान आ रहा है तो समझ जाइए कि अगले कुछ घंटों में दर्द शुरू हो जाएंगे। शुरू में दर्द देर में आते हैं, जैसे आधे घंटे या 1 घंटे के बाद या 1 डेढ़ घंटे के बाद, के थोड़ा मतलब उनमें गैप ज़्यादा होता है शुरू के जो दर्द होते हैं उनमें। तो इस तरह से आपको वैसे ज़्यादातर शुरू में हल्के दर्द ही आते हैं, मगर हल्का या तेज़ झटका आपको दर्द का 1 घंटे आधे घंटे बाद लग सकता है। तो आप समझ जाइए कि अब अगले कुछ टाइम थोड़े टाइम के बाद जो है डिलीवरी हो जाएगी। अलग अलग तरह की बॉडी जो होती है वो अलग अलग तरह से रिस्पॉन्स करती है। तो मैं आपको एक जर्नल बात बता रही हूँ। बाकी कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा गैप भी हो सकता है, 2 घंटे भी हो सकते हैं, 1.5 घंटे भी हो सकते हैं हर एक दर्द के गैप में। फिर जैसे ही हर एक मिनट पर दर्द आने लगता है, एक एक मिनट पे जब आने लगता है दर्द, तो फिर समझ लीजिए कि बस कुछ ही देर में डिलीवरी हो जाएगी। तो जैसे ही आपको टिश्यू पेपर पर धब्बा दिखाई दे तो फौरन ही ब्लड का या पानी आने का धब्बा, थोड़ा गंदा पानी आने का धब्बा लगे आपको टिश्यू पे, तो फिर फौरन ही अपनी नर्स या डॉक्टर से कांटेक्ट करें। हो सके तो उसे घर पर बुला लें या फिर उसके पास चली जाएं। फिर जैसे ही दर्द शुरू हो आपकी नर्स या जो कोई भी डिलीवरी करा रहा है उसको आपके पास होना चाहिए पैदाइश के वक्त। बेहतर होता है कि अगर आपका शौहर या आपकी माँ आपके पास हो, क्योंकि उन तेज़ दर्दों में इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है कि कोई हाथ पकड़कर पास में खड़ा हो जाए, ख़ास तौर से आपका शौहर या आपकी माँ। तो जैसे ही हर 1 मिनट के बाद दर्द आने लगे तो आप अपने बेड पर आ जाएं। अच्छा, हमारे इंडिया पाकिस्तान में के मुल्क जो हैं उनमें डिलीवरी कराते वक्त डॉक्टर्स जो होते हैं एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि डिलीवरी लेट कर करवाते हैं। और इस तरह से लिटा कर डिलीवरी कराने से एक तो टाइम ज़्यादा लगता है, ऊपर से नॉर्मल डिलीवरी होने में प्रॉब्लम भी बहुत आती है, क्योंकि आप सीधे सीधे लेट गए हो और बच्चा जो है वो बाहर को पूरा प्रेशर नहीं बना पा रहा है बाहर आने के लिए। उसको बच्चे को जिस एंगल की ज़रूरत होती है बाहर आने के लिए वो एंगल लेट कर नहीं बन पाता है, वो एंगल बैठ कर ही बनता है। अगर आप डिलीवरी बैठ के करवाते हैं, आप अपनी नर्स को भी, क्या नर्स को वैसे पता होना चाहिए ये बात, लेकिन वहाँ की नर्सें भी लिटा ही देती हैं, क्योंकि वहाँ का एक ये मतलब रिवाज है कि इसी तरह लिटा कर कराई जाती है डिलीवरी। मेरी भी 2 डिलीवरी हुई है इंडिया में और इसी तरह से उन्होंने लिटा के कराई, तो प्रॉब्लम काफ़ी आ जाती है उसमें। जबकि और दुनिया के सभी मुल्कों में, ख़ास तौर से मैंने यहाँ यूरोप में तो यही देखा है, बैठ के ही कराते हैं डिलीवरी। और यहाँ पर तो खैर सब बहुत ईमानदारी से अपना काम करते हैं, तो घंटों नर्स और डॉक्टर खड़े रहते हैं और डिलीवरी कराने के लिए, और बैठा कर ही डिलीवरी कराते हैं। तो जब आप बैठ कर बेड पर आराम से बैठिए टेक लगाकर, और इस तरह से जब आप प्रेशर बनाएंगी तो ये प्रेशर अच्छी तरीके से बनेगा और जल्दी ही आप फारिग हो जाएंगी, जल्दी ही बच्चा बाहर आ जाएगा और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आखिरी टाइम में जब 2 4 5 दर्द जो होते हैं वो बहुत तेज़ होते हैं, और उस टाइम अगर आप लेटे हुए होते हो तो आपका पूरा प्रेशर नहीं बन पाता है और बच्चे को बाहर आने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इस तरह दर्दों के दौरान बच्चा लेट कर जब आप डिलीवरी करवाती हैं तो फिर बच्चा जो है बार बार ऊपर चढ़ता है। से ही आप सांस लोगी लेटे लेटे, ऊपर भरोगी सांस, वो बच्चा भी ऊपर चढ़ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लेट कर डिलीवरी कराने में, तो आप डिलीवरी जो है बैठ कर ही कराएं।
पहले ज़माने में औरतें जो होती थी, क्योंकि घरों पर ही डिलीवरी होती थी, तो बैठकर ही घरों पर आराम से बेड पर या बिस्तर पर बिठाकर आराम से टेक लगवाकर बिठाकर ही डिलीवरी कराती थी और आराम से डिलीवरी हो जाती थी। मुझे नहीं पता कि ख़ास तौर से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह जैसे मुल्कों में डिलीवरी जो है लेट कर, हॉस्पिटल्स में ख़ास तौर से डिलीवरी डॉक्टर्स जो होती हैं लिटा कर कराती हैं। बड़ी से बड़ी डॉक्टर भी मैंने यही देखा है कि डिलीवरी लिटा कर ही कराती हैं। तो वो ऐसा क्यों करती हैं मुझे नहीं मालूम, डॉक्टर्स को ये बात पता होना चाहिए। अगर उन्हें नहीं पता है कि बिठाकर डिलीवरी कराना ईजी रहता है और आराम से डिलीवरी हो जाती है, तो फिर उन्होंने डॉक्टरी किस बात की पढ़ी है मुझे नहीं मालूम, क्या उन्होंने पढ़ा है अपनी डॉक्टरी में। और या फिर ऐसा हो सकता है कि वो लोग जानबूझकर ऐसा करती हों, या फिर ऐसा हो सकता है कि उन्हें पता नहीं हो कि बैठाकर डिलीवरी कराना आसान होता है। यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ में बैठाकर ही डिलीवरी कराते हैं। तो यहाँ हॉस्पिटल्स में फोल्डिंग पलंग होती हैं, फोल्डिंग जो बेड होती हैं वो फोल्डिंग होती हैं, जैसे कि होते हैं मरीज़ों के बेड। और आराम से उसको वो मतलब टेक लगाकर बिठाती हैं मरीज़ को, जो पेशेंट होता है उसको, लेडी को, और वो आराम से उस पे उसका प्रेशर बनता है, कोई प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं आती है। तो आप भी आराम से, जो बेड होता है, बेड पे या तो पीछे दीवार हो या फिर बेड का जो तकिया होता है उसका, उस पे आराम से आप टेक लगाकर बैठें। और इस तरह से बैठने के जो आपका पोस्चर होता है, बैठने के, बैठे हुए का पोस्चर जो होता है, उसी में ही आपको जब दर्द आए आपको तो फिर आप जोर लगाएं और इसी तरह से 3-4 बार के दर्दों में आप जो हो इंशाल्लाह निबट जाओगी। तो यहाँ मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझा पाऊँ कि नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत आसान है, मगर डॉक्टर्स इसे कई बार जानबूझकर मुश्किल बना देते हैं। तो अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखाएं और अपने खाने पीने का प्रेगनेंसी के दौरान ख्याल रखें, तो आप नॉर्मल डिलीवरी से एक हेल्दी बच्चा पैदा कर सकते हैं। और मैंने बताया कि नर्स को अच्छे पैसे दें, ताकि वो भी, क्योंकि वो भी गरीब होती है, तो आप अच्छे पैसे दोगी तो वो अच्छे से आपका खुशी खुशी काम भी करेगी। और एक ये खुशी का मौका होता है, तो आप उसको अच्छी तरह से, उसको भी खुश रखो और आपको भी खुशी मिलेगी। ऐसे खुशी के मौके पे आप ऑपरेशन से बच पा रहे हो, प्रॉब्लम से बच पा रहे हो दूसरी, तो फिर यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ऑपरेशन से ना सिर्फ आपका पैसा जाता है, कभी कभी माँ की हालत भी ख़राब हो जाती है। और इस तरह से नॉर्मल डिलीवरी कराने के कुछ घंटों के बाद ही आप अपने काम जो हैं छोटे मोटे खुद ही कर पाती हैं। ये नहीं है कि आपको किसी की सहारे की ज़रूरत है, कि आप बेड पे लेटी हुई हो। ऑपरेशन के बाद जैसा होता है कि 8-8 दिन लग जाते हैं कभी कभी, तो और कोई होता नहीं है। आजकल तो छोटे फैमिलीज़ हैं, और वैसे भी बड़ी फैमिली हो या छोटी हो, अपना काम खुद ही करना पड़ता है। कोई अगर कर देता है तो उसका एहसान है, नहीं करता है तो फिर आप उससे कोई शिकायत भी नहीं कर सकते हो। तो कोशिश यही करो कि आपके अंदर इतनी जान हो कि आप सब कुछ कर सको। हाँ, आपका हस्बैंड जो है, शौहर, उसके ऊपर तो फ़र्ज़ है, क्योंकि बच्चा उसका भी है, तो उसे आपके साथ पूरा सपोर्ट करना चाहिए, आपका ध्यान रखना चाहिए। तो अगर नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो जाती है तो अपने आप छोटे मोटे काम जो हैं वो कुछ घंटों के बाद खुद भी कर पाते हो। और बच्चे के साथ तो आपको पता ही है, छोटा बच्चा जो होता है उसको साथ तो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, रातों में जागना भी पड़ता है, तो आपके अंदर एनर्जी और ताकत होनी चाहिए। और अगर आपका ही ऑपरेशन हुआ हुआ है, आप दवाएं खा रहे हो, प्रॉब्लम में हो, कमज़ोर हो, तो फिर आप कैसे कर पाओगे, खुद सोचो इस बात को। अच्छा, यहाँ एक बात और बता रही हूँ कि अक्सर डॉक्टर या नर्स जो होते हैं वो पैसे के चक्कर में बड़ा ऑपरेशन अगर नहीं भी करती हैं तो छोटा ऑपरेशन कर देते हैं। जैसे वो क्या करती हैं, वजाइना में थोड़ा सा कट लगा देती हैं, जिससे कि आपका बच्चा आसानी से बाहर आ सके। तो आप उसे पहले ही बात कर लें, कि कोशिश करें कि कट ना लगाना पड़े। आप उनसे पैसे जो हैं, पैसे की बात पहले ही कर लें, ताकि
कहीं पैसे के चक्कर में वो कट ना लगा दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, ये जो छोटी मोटी डॉक्टर और नर्स होती हैं ये आपको कहती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे और फिर जानबूझकर कट लगा देती हैं जिससे उन्हें थोड़े से पैसे ज़्यादा मिल सके कि हमने टाँके लगाए हैं, स्टिचिंग करी है और छोटा सा कट लगाया है, तो इस चक्कर में पैसे ज़्यादा बनाने के लिए वो ऐसा करती हैं। तो आप उनसे पहले ही बात कर लें कि भाई हमें तुम्हें पैसे जो हैं अच्छे से देंगे और ये कोशिश करो कि हमारे कट ना लगे। और फिर मैं वही कह रही हूँ कि अगर आपका इंसुलिन कंट्रोल में रहता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो आपको कोई भी ना कट लगाने की ज़रूरत आएगी ना ही ऑपरेशन की, बच्चा आराम से बाहर आ जाएगा, क्योंकि अंदर जगह खुद ही बनती है और बच्चा खुद ही प्रेशर लगाता है बाहर आने के लिए। ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी कभी कभी ऐसी क्योंकि हालत ऐसी होती, कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि थोड़ा सा कट लगाना पड़ता है, अगर नहीं काम चल रहा है तो फिर लगवा लो। वैसे अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान हाई फैट हाई प्रोटीन वाली डाइट लेते हो, इंसुलिन आपका कंट्रोल में रहता है, तो फिर क्या होगा कि आपके मसल्स जो हैं स्ट्रांग हो जाते हैं और आराम से बच्चा पैदा होता है। मगर अगर फिर भी छोटा सा कट लगाना पड़ जाए तो फिर आप एक इंफ्रारेड लैंप ले लें और उस लैंप से सुबह शाम उस कट की स्टिचिंग करी जाती है उसकी। तो वो स्टिचिंग जो होती है वो भी बहुत तकलीफ दे होती है, वो भी एक बड़े ऑपरेशन की तरह ही होता है। तो आप उस में तकलीफ बहुत होती है, नीचे जो ऑपरेशन होता है उसमें। तो उससे तकलीफ से बचने के लिए आप क्या करें, अगर आपके कट लग गया है और स्टिचिंग हुई है उसकी, तो फिर आप ये करें कि इंफ्रारेड लैंप ले लें और उससे सुबह शाम 15-15 मिनट तक सिकाई करें उस लैंप से अपनी वजाइना की, जिससे कि आपको तकलीफ नहीं होगी और ठीक भी हो जाएगा आपका बहुत जल्दी, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका जो टाँके हैं वो ठीक हो जाएंगे। वरना क्या होता है, वो उन टाँकों में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है, वो जो नीचे वजाइना में लगाए जाते हैं। तो अगर आप सिकाई करोगी उसकी, आप हीटर भी ले सकते हो, मगर बेस्ट होता है इंफ्रारेड लैंप, उसमें से लाइट निकलती है रेड कलर की और वो बहुत जल्दी हील करती है कोई भी ऑपरेशन की अगर स्टिचिंग होती है, टाँके लगे हुए उनको बहुत अच्छे से आपको हील करती है। तो उससे आप सुबह शाम उस लैंप से सिकाई करें वजाइना की, तो आप जल्दी ही, एक तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके टाँके जल्दी ही 40-45 दिन लगेंगे आपको, और आपके जो है टाँके गल के गिर जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, अपने सारे काम आप बहुत आराम से करोगे और आपके टाँके जो हैं वो 40-45 दिन में लैंप की सिकाई से सूख के आराम से झड़ जाएंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे, सिकाई नहीं करोगे, आप हीटर से भी, अगर आपके पास लैंप नहीं है तो फिर आप हीटर से भी कर सकते हो ये काम, मगर लैंप जो होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। और अगर आप सिकाई नहीं करते हो उन टाँकों की जो वजाइना में लगे होते हैं उनकी, तो फिर आपका चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो टाँके जो होते हैं बहुत तकलीफदेह होते हैं। इस तरह की सिकाई आप ऑपरेशन के अगर बड़ा ऑपरेशन आपका हुआ है पेट का, उसको सुखाने के लिए भी कर सकते हो। तो यहाँ तक मैंने आपको गाइड कर दिया कि आपको इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसके अलावा कोशिश करें डिलीवरी के बाद आप चाय पिए, अदरक वाली चाय या प्लेन टी जो होती है कम दूध वाली चाय स्टीविया डाल के, या फीकी चाय जो है वो आप आराम से ले सकते हो। और अगर बिल्कुल ही मतलब स्टीविया भी नहीं फीकी भी नहीं, तो आधा चम्मच, बस आधा चम्मच शुगर डालनी है, इससे ज़्यादा नहीं। वैसे शुगर नहीं डालो तो अच्छा है, डालनी है तो बस आधा चम्मच। तो कोशिश करें कि ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा औरतों, ख़ास तौर से औरतों तक पहुंच सके। और मैं तो ये कहूँगी कि हर एक माँ को अपनी बेटी को इस नॉलेज को बता देना चाहिए, ख़ास तौर से शादी के बाद, जिससे कि वो किसी भी सिचुएशन से निपट सके। कि
कि अक्सर जो नई नई शादीशुदा औरतें होती हैं उनको इस तरह की कोई भी नॉलेज नहीं होती है और वो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में पड़ जाती हैं और कभी कभी तो उनकी जान पर भी बन जाती है कि मान लो किसी भी इमरजेंसी में फंस गई हैं कि वहाँ से हॉस्पिटल तक रसाई नहीं है, हॉस्पिटल तक आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आप किसी भी इमरजेंसी में फंस गए हैं या प्रॉब्लम में है कि आपके पास कोई भी नहीं है उस टाइम और आपका डिलीवरी का टाइम आ गया है, तो कम से कम आप और आपका शौहर जो है वो सिचुएशन को हैंडल कर सके। वैसे मेरे ख्याल से तो मर्दों को भी डिलीवरी करानी आनी चाहिए कि कभी कभी किसी इमरजेंसी में अगर फंस जाएं तो कम से कम खुद ही ये काम कर सकें। डिलीवरी करना या कराना कोई इतनी बड़ी परेशानी की बात नहीं होती है, बस अगर आपका इंसुलिन प्रेगनेंसी के दौरान कंट्रोल में है तो डिलीवरी आपकी बहुत आसान होगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। बस इतना ही ध्यान देना है कि डिलीवरी का टाइम सीधा लेटना नहीं है, टेक लगा के बैठना है और आपको नाल काटना आना चाहिए। तो बच्चे के साथ ही उसका नाल भी बाहर आता है और नाल के साथ ब्लड का कोई एक बड़ा पीस भी थोड़ी देर के बाद बाहर आता है वजाइना से। इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे का नाल जो है उसे खींचना नहीं है, बस बच्चा बाहर आने के बाद जब बच्चा बाहर आ जाए तो हल्के हाथ से नाल को पकड़ के बैठ जाओ। एक या दो बंदे साथ होना चाहिए आपके जो आपकी हेल्प कर सके। ब्लड का वो जो एक पीस होता है, एक कलेजी जैसा टुकड़ा होता है, वो खुद ही थोड़ी देर के बाद बाहर आ जाता है, वजाइना से ही बाहर आता है वो भी। उसका बाहर निकलना, उस पीस का बाहर निकलना ज़रूरी होता है क्योंकि वो 9 महीने का रुका हुआ ब्लड होता है, देखने में कलेजी के जैसा डार्क ब्राउन कलर का होता है। तो वो अगर पीस अंदर रह जाएगा तो जहर फैल जाता है और माँ मर जाएगी, तो उसका बाहर निकलना ज़रूरी होता है। वो बच्चे के साथ ही आपके पेट में रहता है, तो बच्चा बाहर आने के बाद खुद ही वो उसे ढूंढता हुआ बाहर निकल आता है। तो जब वो पीस बाहर आ जाए फिर उसके बाद आपको नाल काटना है बच्चे का। काटने के लिए जो कैंची आप यूज़ करेंगे वो नई होना चाहिए, अगर नई नहीं है तो फिर अच्छी तरह से तपाई हुई होना चाहिए। आँच में गैस मतलब आँच जो होती है आँच पे आप उसे रखकर आग पे रखकर तपाई हुई होना चाहिए, गरम नहीं होना चाहिए। वैसे नई हो तो बेहतर है, या ब्लेड जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो नया होना चाहिए। कि आपको ये सब कुछ करना नहीं पड़ता है, ये सब काम नर्स या डॉक्टर खुद ही करते हैं, पर आपको सब चीज़ पता होना चाहिए कि ये सब कैसे होता है कि कहीं अगर कभी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ जाए तो आप ये काम खुद भी कर पाओ, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम कभी कभी आ सकती है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है मगर इन्फॉर्मेशन पूरी ही होना चाहिए, आधी इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं होती है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद करेगी। और डिलीवरी किस तरह से होती है तो आप इसके लिए कोई वीडियो भी देख सकते हो, कोई हर्ज नहीं है। ये बातें हर एक मर्द और औरत को पता होनी चाहिए कि ज़िंदगी में अगर कभी किसी मोड़ पर कोई इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए तो पेशेंट की जान बचाई जा सके।